दृष्टि वर्ल्ड अफेयर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में किए गए प्रमुख सामाजिक सुधारों को समझेंगे। विशेषकर इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में क्या क्या सुधार हुए। अब बात करते हैं कि उस समय 18वीं 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति थी क्या। अगर हम इस दृष्टिकोण से समझें तो कह सकते हैं कि महिलाओं को घर एवं समाज में आदर एवं सम्मान तो मिलता था, लेकिन वो समानता नहीं मिलती थी जिसकी वो हकदार थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था होने के कारण जो सोच थी वह परंपराओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से जकड़ी हुई थी। इसलिए लड़की के जन्म को अपशगुन, उसके विवाह को बोझ एवं वैधव्य को श्राप समझा जाता था। मतलब हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वह बहुत ही दयनीय थी। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम शिशु वध से, कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से शिशु हत्या की जाती थी। तो इस संबंध में यह था कि यह प्रथा जो थी स्पेशली प्रचलित थी बंगाल में और राजपूतों के यहाँ, जबकि ये वही लोग हैं जिनके यहाँ बाल विवाह एवं एक से अधिक विवाह का भी प्रचलन था। तो ऐसी क्रूर प्रथा को रोकने के लिए 1795 में जॉन सोर तथा 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली आए, जिन्होंने शिशु वध को प्रतिबंधित कर दिया। अगर कोई इससे संबंधित हत्या करता था तो उसे मृत्युदंड का भी प्रावधान शामिल किया गया। तो हमें जो याद रखना है इसमें वह यह याद रखना है कि जो शिशु वध था यह दो लोगों ने विशेष प्रयास किए हैं। एक 1795 में जॉन सोर के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया, दूसरा 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा रोका गया। अब इसे अगर हम ट्रिक के माध्यम से अगर समझना चाहें या याद करना चाहें तो समझ सकते हैं कि बच्चा जब रोता है तो शोर मचाता है। अगर कोई मारा जाएगा बच्चा तो शोर मचाएगा कि नहीं मचाएगा, और जब उसकी जान बख्श दी जाएगी, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे बचा ले, तो कहेगा ना बच्चा वेल वेल, बहुत अच्छा हुआ, वेल डन बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ शिशु से संबंधित बालिका हत्या से है, भ्रूण हत्या से, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो कैसे बच्चा रोने लगा, शोर मचाया, और शोर मचाने पे जब उसकी जान बख्श दी गई तो उसने कहा वेल बहुत अच्छा हुआ। तो इससे हम यह याद कर सकते हैं कि शिशु वध को रोकने में 1795 में जॉन सोर ने और 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं दूसरे कुरीत की जो इसी से संबंधित है, वह था कि दास प्रथा से संबंधित अगर हम बात करें, या इसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं सती प्रथा के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सती प्रथा के बारे में क्या मान्यताएं थी, तो वहाँ पे यह था कि यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में जलने को बाध्य किया जाता था। यहाँ तक कि उच्च कुल की, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, वह भी नहीं बच पाती थी इससे। और ऐसी हृदय विदारक घटनाओं को जब राजा राम मोहन राय ने अपने घर में भी देखा तो वह इसको रोकने के लिए प्रयत्नशील हो गए, और उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा दोस्तों कि यह शास्त्र की आड़ में की गई हत्या है। ठीक है, तो इसे सती प्रथा को रोका किसने? 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया, और कहा गया कि जो भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है या किसी औरत को बाध्य करता है उसे जलने के लिए, तो उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट से हमें यह ध्यान रखना है कि अगर बहुत डेप्थ पूछ ले तो याद रखना कि सर्वप्रथम इसे 1929 में बंगाल में लागू किया गया, फिर उसके बाद 1930 में मद्रास एवं बम्बई में लागू हुआ।
अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की, वह है दास्तान सीरीज से चल रहे हैं। तो जैसे हमने देखा 1795 में और 1804 में शिशुवध से संबंधित है, जिसमें जॉन शोर और लॉर्ड वेलेस्ली शामिल हैं। 1829 की बात करें तो यह सती प्रथा से संबंधित है और इसमें विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका है। तीसरा पॉइंट है दास्ता की। तो दास्ता किससे संबंधित है? तो 1843 में एलन बरो ने इस प्रथा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। अगर हम दास्ता की बात करें तो भारतीय समाज में दास्ता जो थी यह दो रूपों में विद्यमान थी। एक घरेलू दास के रूप में थे, एक कृषि दास के रूप में थे। जो घरेलू दास थे वह परिवार के वंशानुगत नौकर की तरह थे। इनकी संतानें स्वतंत्र थी, आपस में विवाह कर सकते थे। और वहीं अगर हम कृषि दास की बात करें तो इनकी दशा थोड़ा दयनीय थी। इन्हें भूमि की बिक्री के साथ नए स्वामियों को बेच दिया जाता था। हमें ध्यान यह रखना है कि यूरोपीय दासों की तुलना में भारतीय दासों की जो स्थिति थी वह अच्छी थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यदि हम बात करें ट्रिक की कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं, तो और ये प्रश्न आता है कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो 1843 में एलन बरो, नाम में क्या है? बरी करना, एलन बरो बरी करना, बरी करना। तो एलन बरो कहता है कि जाइए मैं आपको क्या करता हूँ? बरी करता हूँ, मुक्त करता हूँ, दास्ता से मुक्ति दे रहा हूँ। कब दे रहा हूँ? 1843 में। एलन बरो क्या कर रहा है? बरी कर रहा है। किनको? जो दास हैं उनको बरी कर रहा है। तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, वह है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। अगर हम इसको देखें तो यह भी बहुत गंभीर किस्म की हमारे समाज की कुरीति थी उस समय की। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि दो संस्थान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक था ब्रह्म समाज और दूसरे व्यक्ति थे, विशेषकर अगर उनका योगदान देखा जाए तो वो इसी क्षेत्र में था, वह थे विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई विधवा पुनर्विवाह को जारी करने में। और इसमें अगर हम बात करें तो यह प्रथा जैसे बंगाल में इन्होंने संभाला ईश्वरचंद विद्यासागर ने, महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ थे। इसके अलावा विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कौन? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और इसी विधवा पुनर्विवाह से ही गुजरात से एक व्यक्ति जुड़े थे 1852 में, करोन दास मूल जी। कौन? करोन दास मूल जी। इन्होंने गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना की जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। इसी प्रकार अगर हम देखें तो बम्बई में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेसर थे, उनका नाम था डी.के. कर्वे। तो जो डी.के. कर्वे थे उन्होंने 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया और वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे। कौन? वे विधवा पुनर्विवाह संघ के कौन थे? सचिव थे। कौन? प्रोफेसर डी.के. कर्वे। कहाँ से थे? तो वे बम्बई से थे। इसी तरह विधवा विवाह से जुड़े व्यक्तित्व में मद्रास के वीरेशलिंगम पंतलु भी थे। कौन थे? वीरेशलिंगम पंतलु भी। ठीक है, तो यह हमें सब याद रखना है। इसके अलावा 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो इन्हीं कर्वे के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि इसको रोकने में किसने अहम भूमिका निभाई। तो मैंने कहा कि कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित किया। स्पेशल थैंक्स किसको बोलना है हमें? विद्यासागर को। तो याद रखना कैनिंग क्या बोल रहे हैं। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से यदि समझें
तो हम कह सकते हैं कि कैनिंग क्या बोल रहे हैं, यू कैन, क्या बोल रहे हैं, कैन से कैनिंग याद रखना है। ये महिला एक विधवा महिला है, उसको क्या बोल रहे हैं, यू कैन, यू कैन, यू कैन मतलब आप कर सकते हो, आप दूसरी शादी कर सकते हो, इस महिला को संबोधित कर रहे हैं। तो हमें यह याद रखना है क्या, यू कैन, कौन बोल रहा है, कैनिंग। तो यह प्रश्न आ सकता है, आए हुए प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम 1856 में पारित किया गया था, तो इसको किसने पारित किया था, तो वह कौन थे, कैनिंग थे। कब, 1856 में। क्या बोल रहे हैं, यू कैन, यू कैन, आप कर सकते हो, पुनर्विवाह कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, बाल विवाह। एक यह भी बहुत संक्रामक बीमारी थी एक तरीके से देखा जाए। इसमें क्या था कि स्थिति इतनी खराब थी बच्चों बच्चियों की, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में बाल विवाह अभी भी प्रचलन में है। तो इसमें क्या होता था कि यह स्पेशली राजपूतानों में, मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, और क्या कहते हैं कुलीन वर्ग जो थे बंगाल के, वहाँ पे प्रचलित था। बंगाल में तो इतनी स्थिति खराब थी कि वृद्ध व्यक्ति बेहद कम उम्र की लड़कियों से भी विवाह कर लेते थे। कौन, तो जो वृद्ध व्यक्ति थे वह कम उम्र की लड़कियों से विवाह कर लेते थे। अभी हाल ही में बॉलीवुड की एक मूवी बुलबुल, जो इसी पे केंद्रित मूवी आई है, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को देखना चाहिए, वो इसी से रिलेटेड है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बाल विवाह गंभीर समस्या बनी हुई थी। तो जो यह बाल विवाह था, इसमें भी विद्यासागर जी की अहम भूमिका थी। ये साहसिक प्रयास था। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा 3 अधिनियम पारित किए गए। पहला अधिनियम कौन सा था, तो सिविल मैरिज एक्ट 1872। कौन, सिविल मैरिज एक्ट 1872 या नेटिव मैरिज एक्ट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। और यह पारित किसने किया, तो उसमें समय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के प्रयासों, और विद्यासागर जी तो चल ही रहे थे इसमें। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक ने सिविल मैरिज एक्ट 1872 को पारित किया। अब यहाँ याद रखना है कि बुक करते हो ना, मैरिज हॉल को बुक करते हो, तो हमें जो याद रखना है इसे ट्रिक से, कि किस गवर्नर जनरल या कौन गवर्नर थे जिसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो ऐसे हमें याद रखना है कि जो ये शादी हो रही है इसके लिए आप बुक करते हो मैरिज को, मैरिज हॉल बुक करते हो, तो याद रखना है सिविल मैरिज एक्ट को बुक किया गया है नॉर्थ में। कब बुक किया गया है, नॉर्थ में बुक किया गया है। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के द्वारा सिविल मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। इसे नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। इसमें जो विवाह की उम्र रखी गई वह लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों की उम्र 14 साल रखी गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा विद्यासागर जी को आलोचना झेलनी पड़ी थी। उसके बाद आते हैं हम सम्मति आयु अधिनियम। यह कब पारित हुआ, तो 1891 में पारित हुआ। क्या, सम्मति आयु अधिनियम कब, 1891 में पारित किया। किसके प्रयासों से पारित हुआ, तो वीएन मालबरी एक पारसी समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों से लॉर्ड लैंसडाउन ने पारित किया। तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में मालबरी के प्रयासों से लॉर्ड लैंसडाउन ने पारित किया। किसने पारित किया, लॉर्ड लैंसडाउन ने पारित किया। तो याद रखना है कि यहाँ पे कि सम्मति आयु अधिनियम कब है, 1891। अब इसमें मेल नहीं, इसमें स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी उम्र इसमें घटा दिया गया। इसमें कितना कर दिया गया, 12 वर्ष कर दिया गया। देखिए, हर जो भारत था वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में अलग अलग समय पे आया और अलग अलग जगह पे अलग अलग कानून थे। इस वजह से हर जगह पे नियम थोड़े अलग अलग दिखाई देते हैं। तो सम्मति आयु अधिनियम कब पारित किया गया,
1891 में पारित किया गया। किसके प्रयासों से पारित किया गया? तो पारसी समाज सुधारक वीएन मालबरी के प्रयासों से पारित किया गया। किसने पारित किया? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने पारित किया। अब आते हैं, बहुत चर्चा में रहता है शारदा एक्ट, जिसे हम बाल विवाह निरोधक अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विवाह निरोधक अधिनियम कहते हैं। यह कब पारित हुआ? तो 1929 में। इसे आप कैसे याद रख सकते हो? 100 साल पहले अगर जाते हैं तो सती प्रथा का अंत 1829 में होता है, और यहाँ पे 100 साल बाद क्या हो रहा है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हो रहा है। और किसके प्रयासों से पारित हो रहा है? तो एक शारदा जो थे, ये समाज सुधारक थे, इनके प्रयासों से इरविन ने पारित किया। किसने पारित किया? लॉर्ड इरविन ने पारित किया। किसने पारित किया? लॉर्ड इरविन ने पारित किया। हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1929 में पारित हुआ। इसका अन्य नाम क्या है? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम नाम है। इसमें विवाह की उम्र क्या रखी गई? तो मेल की 18 वर्ष और फीमेल की 14 वर्ष रखी गई। अगर एक बार हम फिर देखें तो सिविल मैरिज एक्ट जो कि 1872 में आया, जिसे हम नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं। मैरिज हॉल बुक कर रहे हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ बुक सिविल मैरिज एक्ट। फिर सम्मति आयु अधिनियम, सम्मत से लैस है मालबरी जी। सम्मत से क्या है? लैस है मालबरी जी। कब? 1891 में। कब? 1891 में बरी किया जा रहा है कि लड़कियां 12 वर्ष के पहले शादी नहीं करेंगी। कौन इनको ऐसे अधिकारों से लैस कर रहा है? तो लॉर्ड लैंसडाउन लैस कर रहे हैं। फिर आते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे हम शारदा एक्ट कहते हैं। तो यह इरविन के कार्यकाल में हुआ, जिसमें फीमेल की 14 वर्ष और मेल की 18 वर्ष रखी गई। अब यदि बात करें तो वर्तमान में भारत सरकार जो है उसका 1978 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम कहते हैं, जिसमें बालकों की विवाह की आयु 18 वर्ष लड़कियों की आयु 18 वर्ष एवं लड़कों की 21 वर्ष की गई। वर्तमान में यह मुद्दा चल रहा है कि इसकी उम्र और बढ़ाया जाए। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। तो अब हम समझते हैं जैसे कुछ अन्य इससे एडिशनल टॉपिक हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे नर बलि प्रथा। तो नर बलि प्रथा को समाप्त किसने किया? तो इस प्रथा को हार्डिंग प्रथम ने, हार्डिंग लगवा दिए गए पूरे देश में कि अगर नर बलि जो करेगा उसे क्या कहते हैं? दंड दिया जाएगा। तो कैंप लगाया गया। क्या लगाया गया? हार्डिंग ने एक कैंप लगवाया नर बलि प्रथा को रोकने के लिए। तो इससे याद यह रखना है कि इस प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने समाप्त किया। इसके लिए उसने कैंपबेल की नियुक्ति की। तो कैसे याद रखना है नर बलि प्रथा को? तो हार्डिंग लगवाया गया और एक कैंप लगवाया गया। कैंप से यह जांच की जाती थी कि कहीं पे नर बलि दी तो नहीं जा रही है। स्पेशली जो नर बलि प्रथा थी यह मुख्यतः खोंड जनजाति में प्रचलित थी। अब बात करते हैं ऐसे एडिशनल जानकारी की, वह था ठगी प्रथा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी और उसने 1837 तक ठगों का दमन कर दिया। तो ठगी प्रथा का संबंध किससे है? लॉर्ड विलियम बेंटिक से है। उन्होंने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी और 1837 तक ठगों का अंत कर दिया गया था। ठीक है। अगर मित्रों आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।